Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq. Today is our lecture for week number 9, and we are going to talk about earthquake response spectra. So, let's go through first the basic idea about the strong ground motion. So, what is the strong ground motion? Strong ground motion is the motion that is produced by an earthquake and it is capable of producing any kind of damage. So that is called as strong ground motion, right? So strong ground motion is recorded by accelerographs, and what type of recording we obtain? We uh, we actually get the recording in terms of amplitude parameters like acceleration, velocity, and displacement. So these are the basic amplitude parameters. Those are recorded during an earthquake happening. So please keep in mind, not all of the earthquake motions are called strong ground motions, right? Strong ground motions are those motions, those can produce any kind of damage to the structure, to the people, or to any kind of installation on the surface, right? So when we get this kind of record, this is actually called time history. And what we get the peak of a particular parameter. Like if it is acceleration, you see that these are the peaks we obtained, right? So these are different peaks we obtained during an earthquake happening through an accelegraph. You see that these peaks are varying. All right. So there might be some negative peaks as well. तो करते क्या है हम कि ये जो सारी पीक्स हैं और इसके अगेंस्ट अगर आप इस तरफ देखें तो ये आपके पास क्या है टाइम इन सेकेंड्स। तो ये जो पीक्स हैं जब आप इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है, जब आप इसको जूम करके देखते हैं तो ये आपको इस तरह की वेव्स नजर आएंगी, इस तरह करके, ठीक है। जब इस तरह की वेव्स नजर आएंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो जो टाइम पीरियड है उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? 1/f। तो इस तरह से जो डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है, ये सारी जो आपकी क्या कहते हैं इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये आप क्या करेंगे, इसको आप मेजर करेंगे, आपके पास पीक्स आएंगे, उसके अगेंस्ट आपके पास फ्रिक्वेंसी आएगी। जब आप ये सारा रिकॉर्ड हासिल कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि हमने आज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा डिस्कस करना है, तो ये उससे पहले आपको ग्राउंड मोशन जो है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि आपने इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी कर ली हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थ्योरी भी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये चीज़ें आपको अब पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ग्राउंड मोशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद यू यू नीड टू हैव सम कॉन्सेप्ट अबाउट द फोरियर स्पेक्ट्रा, ठीक है। फोरियर स्पेक्ट्रा क्या था, ये भी हमने डिस्कस किया था। फोरियर स्पेक्ट्रा ये है कि आपने ये सारी पीक्स ले लेनी है, इसके अगेंस्ट टाइम भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इन पीक एम्पलीट्यूड को ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एक अनदर टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप फोरियर स्पेक्ट्रा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फोरियर स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ करते हैं आप, दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ द ऑल ऑफ द वेव्स। जो फोरियर सीरीज होती है वो क्या करती है, वो सारी वेव्स की समेशन है कि किस वेव का कितना टाइम पीरियड है और उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कहते हैं उसे डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स को टाइम के अगेंस्ट जब आप ड्रॉ करते हैं टाइम पीरियड के अगेंस्ट, तो वो आपके पास फोरियर सीरीज जो है ना, फोरियर सीरीज की वजह से वो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप सम अप करते हैं सारी वेव्स को,
ठीक है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर समझ नहीं आ रही तो आप जो पिछला लेक्चर है फोरियर सीरीज से रिलेटेड उसको आप रिवाइज कर लें, ठीक है। So what you do, the peak ground acceleration, duration and frequency content of earthquake can be obtained from an accelerogram. So this is what we can get out of these kind of time histories. An accelerogram can be integrated to obtain the time variations of ground velocity and ground displacement. ठीक है, ये आपने पिछली एक्सरसाइज भी की थी कि जब आप एक्सेलरेशन आ जाता है तो आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम हिस्ट्री आ जाती है। ठीक हो गया, दिस इज वन थिंग। ऑल राइट, तो फोरियर स्पेक्ट्रा आप ड्रॉ कैसे करेंगे? इस तरह से आपके पास इस तरफ आ जाएगा, लेट्स सपोज आपके पास है टाइम पीरियड, ठीक है, और इधर आपके पास है एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल इट इज एक्सेलरेशन। तो ये कुछ इस तरीके से ये फोरियर स्पेक्ट्रा जो है ना वो आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये एक्चुअली स्मूथ फोरियर स्पेक्ट्रा। अब ये किस तरह से होगा, जब आप ग्राउंड मोशन जो है ये वाली एम्पलीट्यूड्स, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी देख के उसके टाइम नोट करेंगे, तो वो सिचुएशन उसको जब आप एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, ये इस तरह से, इस तरह से इरेगुलर होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसका एक ट्रेंड लाइन लगानी, एवरेज करना है इसको। जब आप एवरेज करेंगे तो आपके पास इस तरह का ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड्स मिलती है और उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती, उसका टाइम पीरियड नहीं मिलता। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट कि जो अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन है जो डोमिनेंट है उसका टाइम पीरियड जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आल्सो नीड टू नो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड मोशन, क्योंकि हमने जब डिजाइन करना है स्ट्रक्चर को तो उसकी भी एक नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो हमने दोनों को मैच नहीं करवाना, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई कि जो डिजाइन ग्राउंड मोशन होती हैं और जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी रेंज कौन सी अर्थक्वेक मोशन की ज़्यादा डेंजरस है, वो हमें एक रेंज जो है वो फोरियर स्पेक्ट्रा से मिलती है, ठीक है। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि एक आपके पास होती है, एक होती है आपके पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, एक होती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो जब आप फ्रिक्वेंसी वाला ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ से कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी और फिर यहाँ से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रेंज आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज आ जाएगी ग्राउंड मोशन की फ्रिक्वेंसी की। अगर ये फ्रिक्वेंसी में ड्रॉ करें तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी जो है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है, ठीक है। तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी ग्राउंड मोशन की जो कि दैट इज मोर यू कैन से हैविंग द मोर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस डैमेज, ठीक है। वो रेंज जो है उससे हमने अवॉइड करना है अपने स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन में। इस तरह की फ्रिक्वेंसी जो है वो आपने उसमें जो है वो उस, क्योंकि अगर वही फ्रिक्वेंसी आपके नेचुरल स्ट्रक्चर की भी होगी तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी तो स्ट्रक्चरल डैमेजेस होंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज एक्चुअली द फोरियर स्पेक्ट्रा, ये इनपुट ग्राउंड मोशन का फोरियर स्पेक्ट्रा आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिस्पांस स्पेक्ट्रा? रिस्पांस का क्या मतलब है? रिस्पांस का मतलब होता है कोई चीज रिएक्ट कैसे करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन जो है उसका वो उसको नोट करना। लेट्स सपोज अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं किसी से सिंपल लैंग्वेज में, तो वो क्वेश्चन आप एक इंसान से पूछते हैं तो वो जब जवाब देता है तो उसका रिस्पांस होता है, ठीक है। तो वो रिस्पांस अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो अच्छा रिस्पांस आएगा, अगर जो है वो सही क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका रिस्पांस भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। दिस इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन, सो दिस नथिंग टू डू विद दिस टॉपिक। लेकिन रिस्पांस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का रिस्पांस अगेंस्ट द अर्थक्वेक मोशन, अगेंस्ट अर्थक्वेक मोशन। अर्थक्वेक मोशन में आपका फोरियर स्पेक्ट्रा जैसे आ जाता है, अर्थक्वेक मोशन जो है, ठीक है, इसके अगेंस्ट रिस्पांस किसी भी स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल के एक स्ट्रक्चर है,
अब उसकी फाउंडेशन है, तो जब फाउंडेशन तक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन आती है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन होती है वो इनपुट होती है, ठीक हो गया, वो इनपुट होती है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जब वो फाउंडेशन में आती है तो एज अ इनपुट मोशन आती है, उसके बाद जब स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है, so that is actually the response against that earthquake loading, ठीक है, that is the response against that earthquake loading। अब वो जो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है अगेंस्ट द सेम काइंड ऑफ अर्थक्वेक मोशन या सेम काइंड ऑफ अर्थक्वेक लोडिंग, ठीक है। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा क्या बताता है, वो रिस्पॉन्स बताता है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर ने वाइब्रेट कैसे करना है। एक इनपुट मोशन हम उसको देंगे, उसका कोई फोरियर स्पेक्ट्रा भी होगा, अब उस इनपुट मोशन के अगेंस्ट स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है। फॉर एग्जांपल सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंटली मूव करेगा, मल्टीपल स्टोरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंटली मूव करेगा, रोड्स डिफरेंटली मूव करेंगी, ब्रिजेस डिफरेंटली मूव करेंगी, ठीक है। एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंटली मूव करेगा, जैसे मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंटली मूव करेंगे, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स डिफरेंटली मूव करेंगे। अगर कोई मडी हाउसेज हैं, मड से बने हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है उनको ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। किसी एक आप देखते हैं कि जब अर्थक्वेक डैमेज आता है तो वो आप ये देखिए कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ जो है वो मतलब माइनर डैमेज होता है, ठीक है। तो आप इससे क्या जो है वो रिजल्ट जो है वो आप उससे लेते हैं, मतलब वो रिजल्ट आप देखेंगे एक ही जगह है, एक जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ग्राउंड मोशन एक ही है, सो हाउ द स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द सेम अर्थक्वेक मोशन, वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज नॉट सेम, ठीक है, फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विल रिएक्ट डिफरेंटली, ठीक हो गया। तो हर स्ट्रक्चर का अपना नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से वो वाइब्रेट करता है। जब आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी है वो मीट करती है, मैच कर जाती है आपके स्ट्रक्चर के साथ, तो क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होती है और वो वेव्स एम्पलीफाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से डैमेजेस प्रोड्यूस होते हैं। सो इट मीन्स कि जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है दैट इज वेरी सिमिलर थिंग लाइक फोरियर स्पेक्ट्रा, लेकिन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा हमें स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स के बारे में बताता है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगर तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो वीक है और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वाली जो ग्राउंड मोशन अगर दोबारा से प्रोड्यूस होती है तो ये स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, फिर आप उसमें रीइंफोर्समेंट करेंगे, आप रीइंफोर्समेंट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई उसके अंदर जो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है, शियर स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो स्टैटिक लोडिंग में स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही वाइब्रेशंस आती हैं वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाते हैं। सिमिलरली जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई स्ट्रक्चर, तो फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे ग्राउंड मोशन का फोरियर स्पेक्ट्रा क्या है, आप जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें रीइंफोर्समेंट कितनी रखनी है, उसमें कंक्रीट कितना डालना है, उसके अंदर मैसनरी वर्क है नहीं है, या उसके अंदर उसकी फाउंडेशन कितनी डीप रखनी है, नीचे लिक्विफेक्शन तो नहीं हो सकती। तो ये सारे मामला को आप जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप ये जो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है इसकी इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। आप डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं उसे एक डिज़ाइन बना लेते हैं, डिज़ाइन बना के उसी उसी डिज़ाइन को आप आप सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग के थ्रू सिमुलेट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन को फिर आप ग्राउंड मोशन देखते हैं कि देखते हैं कि वो किस तरह स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बता देते हैं कि डैमेजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिर इसी तरह से आप मॉडलिंग के फिर डिज़ाइन पैरामीटर्स को आगे पीछे चेंज करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक मोशन तो वहाँ पे वही होनी है जो आनी है, ठीक है ना, वो आप अर्थक्वेक को तो नहीं रोक सकते। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, डिज़ाइन के ट्रायल्स होते हैं मॉडलिंग के थ्रू, और इस तरह से फिर आप जो है वो एक ऑप्टिमम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर का, जो कि उन कंडीशंस के साथ उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी अर्थक्वेक के अगेंस्ट
जो है वो रेजिस्ट कर सके और मिनिमम डैमेजेस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का जो है वो रिस्पॉन्स उसमें देखते हैं। So you see that response spectra are very useful tools of earthquake engineering for analyzing the performance. This is what we talked about, performance of structures and equipment in earthquakes. Okay? Since many behave principally as simple oscillators. मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ऑसिलेटर्स की फॉर्म में करते हैं, मतलब ऑसिलेटर्स की तरह ही वो मूव करते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो सकता है, वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को तो हम उसको कोशिश ये करते हैं कि वो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम उसके अंदर रखा जाए, ताकि वो मिनिमम डायरेक्शंस में वो मूव करे, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके उसकी मूवमेंट को थ्रू डैम्पिंग, ठीक है। So if the ground acceleration from an earthquake is known, this is how we can have the structural response in advance. The ground motion is known. The response of the structure can be computed by using the Newmark's method. Newmark हाल जो है ना चार्ट भी हमने ट्रिपल टाइप प्लॉट जो है वो आप लेक्चर नंबर 4 में, मेरे ख्याल में वीक नंबर 4 के लेक्चर में था, कि ट्रिपल टाइप प्लॉट था जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमार्क हाल का वो चार्ट था। इसको हम लेटर भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह से हम वो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी लैब एक्सरसाइज होगी उसमें भी इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ आइडियाज मिलेंगे कि आप किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं। All right, so how we can understand the response spectra? Response spectra के लिए आपको degree of freedom system देखना पड़ेगा। तो let's suppose we have a single degree of freedom system. सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है उसकी मूवमेंट कैसे होगी अर्थक्वेक के अगेंस्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ लिया था। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। वो सिस्टम्स क्या है एक्चुअली, वो यही है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का रिस्पॉन्स आपने देखना है। तो पहले हमें सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स। तो हमने सिस्टम्स पढ़ लिए कि जैसे आपका रिजिड सिस्टम है, कंप्लायंट सिस्टम है। कंप्लायंट सिस्टम में आपके पास आ जाते हैं क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रीट सिस्टम है, फिर आपके पास क्या थे, कॉन्टिन्यूस सिस्टम थे। ये सारे हमने पढ़े हैं। फिर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है अर्थक्वेक मोशन की सिंगल डिग्री की, एम यू, ये है एक्सेलरेशन प्लस, किसी भी सिस्टम के अंदर तीन तरह की चीज़ें होती हैं, फोर्सेस होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं मूवमेंट को। ये क्या है, ये इनर्शियल फोर्स है, और ये क्या है, ये आपके पास है विस्कस डैम्पिंग फोर्स। और एक और फोर्स है, वो कौन सी है, के यू, ये आपके पास है स्प्रिंग फोर्स, इज इक्वल टू माइनस एम यू, जो कि अर्थक्वेक लोडिंग है। तो अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है किसी भी स्ट्रक्चर की, वो आप कैसे उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है के ओवर एम। ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आपका, जो स्प्रिंग वाली जो इक्वेशन है उससे ये आप देख सकते हैं, पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी क्या है कि डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी, एक होती है डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो हमने डिस्कस की है। तो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो अर्थक्वेक मोशन है वो उसके अंदर जब आप डैम्पिंग देते हैं तो वो जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि ग्राउंड मोशन जो है ना वो ऐसे है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, ये डैम्पिंग की वजह से हो रहा है कि पहले वाले की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर दूसरी वाले की कम है, फिर उसके बाद इसकी भी कम है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास इसकी उससे कम है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये डैम्पिंग है, ठीक है, ये आपके पास डैम्पिंग हो गई अर्थक्वेक मोशन की, ठीक हो गया। तो वो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन वो फार्मूला ये है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल फ्रिक्वेंसी, ये वाली, ये जो इनिशियल आपके पास एम्पलीट्यूड है, और ये इसके बाद इसकी अगर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करें तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और इनटू 1 माइनस एस्पेनॉन स्क्वायर, ये डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो डैम्पिंग रेशियो अगर आपको सिस्टम की पता है तो उससे आप ये वाली जो है ना डैम्प
फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे ये फार्मूले याद इसलिए रखने हैं कि इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, m की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, वो यहाँ से आएगी। इस फार्मूले को आप सॉल्व करें m के अगेंस्ट, आपके पास जो वैल्यू आएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं सी जो है इसके इस ये भी एक कांस्टेंट है। पिछली एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल में हमने सी के बारे में भी पढ़ा था कि इसके ये भी इस तरह से इसका रिलेशनशिप बनता है और फ्रीक्वेंसी के साथ भी। तो उस तरीके से के जो है, के भी आप यहाँ पे जो के है वो वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन कैसे आई है, ये जो आपकी ग्रामर की बुक है उसके अंदर भी गिवन है कि आप किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन लेके आ सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो किसी भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये उसमें अर्थक्वेक लोडिंग है, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे आपके पास एक्सेलरेशन है, डैम्पिंग है, फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट आ गए हैं और इस तरह से आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम टू द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम टू अ पर्टिकुलर इनपुट ग्राउंड मोशन। इनपुट मोशन वही जो फोरियर स्पेक्ट्रा से आपके पास आई, ठीक है। इनपुट ग्राउंड मोशन जो है ना वो जो फोरियर स्पेक्ट्रा है ये वाला, ये आपके पास इनपुट ग्राउंड मोशन होगी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आप स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स आपको पता चल जाएगा जो एक्चुअली आउटपुट मोशन है, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड मोशन के। इनपुट मोशन आपकी यहाँ आई, लेट्स सपोज यहाँ पे इनपुट मोशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद जब स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेट्स सपोज अगर वो इस तरफ करता है तो ये जो सिंपल मॉडल है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये मूव कैसे करता है, ये आपकी आउटपुट मोशन है जो कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। All right, so now we are going to apply the same idea to the different type of structures. कि स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स जो है ना वो सेम अर्थक्वेक के बारे में किस तरह से जो है वो डिफर करता है। अब ये देखिए, ये आपके पास अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन है, ठीक है। ये आपके पास सारी पीक्स हैं उस ग्राउंड मोशन की, ये एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स है, ठीक है। ये आप देख लें, इसको नीचे भी है ऊपर, ये सारी अर्थक्वेक टाइम हिस्ट्री है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये ग्राउंड मोशन है, ये शेक करेगी, लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टली शेक करती है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये स्ट्रक्चर जो है इनकी डिफरेंट हाइट्स है। आप इसको देखें तो ये डिफरेंट हाइट्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिफरेंट हाइट्स के ये स्ट्रक्चर है आपके पास। तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये जो अब इसमें देखेंगे पहले नंबर पे सेम ग्राउंड मोशन है, ये स्ट्रक्चर जो है इसका टाइम पीरियड जो होता है वो कम होगा, ठीक है। इसका टाइम, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, ये तेजी से वाइब्रेट करेगा। आपने हमने एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं वो लोअर स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा मूव कराती हैं, हाई छोटे स्ट्रक्चर्स को। जो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं वो जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि वेव्स की एम्पलीट्यूड बहुत छोटी होती है, वो तेज़ी से पास कर जाती है। छोटे स्ट्रक्चर्स में मास भी कम होता है, वो तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। लेकिन उसमें अब ये देखिए इसका ग्राउंड मोशन आप देखेंगे कि ये आपके पास ये एम्पलीट्यूड लेट्स सपोज प्रोड्यूस होती है। तो इसको आपने ये आपका है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। स्पेक्ट्रल का क्या मतलब है कि जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा में आपके पास एक्सेलरेशन आता है उसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है, ये नेचुरल नहीं है, ये एक्चुअली वो नेचुरल ग्राउंड मोशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है। इसमें एम्पलीट्यूड आपको डिफरेंट आएगा। अगर लेट्स सपोज आप एक स्पेक्ट्रा बना रहे हैं तो उस एम्पलीट्यूड को आप इस तरह से, इसकी वैल्यू अगर ये आती है तो आप यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, अब इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी पीक ही आ जाएगी। ये इसका रिस्पॉन्स है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है कैसे शेक करेगा, अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होगी है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ग्राउंड मोशन का। इसमें देखें तो इसमें आपके पास फिर एक सर्टन लेवल तक वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स हैं और ये भी आपके पास आ गए, ठीक है। इस तरह से ये आप कॉन्टीन्यूसली आप जो ग्राउंड मोशंस हैं वो आप रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से,
ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। ठीक हो गया। और वो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं अब आप इनको मिला दें, इस तरह से इनको मिला दिया, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, इससे हमें पता ये चला कि जो डिफरेंट पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस के जो ये जो डिफरेंट पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी पीक्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन की पीक बहुत कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, फिर किसी और तरह का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि सिर्फ हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल जो डिज़ाइन है उसके तो हाइट के हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हाइट के अलावा अदर पैरामीटर्स जो जैसे उसमें रीइंफोर्समेंट कितनी है, उसके अंदर क्या कहते हैं उससे कंक्रीट कितना है, ठीक है, उसके अंदर अदर टाइप ऑफ बीम्स कितने हैं, जॉइंट्स कितने रीइंफोर्स्ड हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मेसनरी स्ट्रक्चर बहुत लंबा हो जाए, लेट्स सपोज ये मेसनरी स्ट्रक्चर ये बहुत लंबा हो गया, तो मेसनरी स्ट्रक्चर में कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, जब ये मूव करेगा तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि इसमें ईंटें हैं, उसके अलावा सीमेंट है और कुछ रीइंफोर्समेंट है। लेकिन यही स्ट्रक्चर में जब आप इसमें रीइंफोर्समेंट डाल देंगे, इसमें कंक्रीटिंग कर देंगे, ठीक है, रीबार डाला हुआ है आपने, रीइंफोर्समेंट है सारी, ठीक है, तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई कि आपके पास जो मटेरियल है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टू मेक द थिंग सिंपल, आप ये याद रखेंगे स्ट्रक्चरल हाइट के साथ टाइम पीरियड जो है वो स्ट्रक्चर का बढ़ जाता है। ठीक है, ऑल राइट, सो एज वी टॉक्ड अबाउट कि आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा को मेजर कैसे करेंगे। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा को मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई पैरामीटर्स ही मेजर करेंगे ना, आप कोई डिज़ाइन पैरामीटर्स, आपके पास कोई उसका स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स आएगा तो किसी फॉर्म में आएगा, टाइम हिस्ट्री के फॉर्म में आएगा ना, तो वो जो टाइम हिस्ट्री है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो वही हैं, जैसे स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, स्पेक्ट्रल वेलोसिटी एंड स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। इसे आप सूडो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कहते हैं, PSA, सूडो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, सूडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी एंड सूडो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये रिस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सूडो स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सूडो स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो वो आप ज़ाहिर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की मदद से उसको डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, तो इसको कहते हैं एस डी, स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप मोड ले लें यू मैक्स का और उसको आप कह देंगे स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से एस वी जो है वो आप वेलोसिटी मैक्स का मॉड ले लें, ये मतलब इसका इस तरह से फार्मूले डिफाइन है, तो ये ओमेगा नॉट इंटू एस डी आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ये फॉर्म, ये कन्वर्जन हैं, कन्वर्ज इसकी डिटेल गिवन है बुक में, ये ओमेगा नॉट एस डी कैसे आएगा, ये कन्वर्जन के थ्रू आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आपका मल्टीप्लाई करता है एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, ये अगर ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये उस तरह से ये स्क्वायर के साथ एक्सेलरेशन वो स्क्वायर हो जाएगा साथ में डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट एस डी आ जाएगा वेलोसिटी, सूडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन या सूडो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला ओमेगा नॉट स्क्वायर एस डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स हैं जिसकी ये एक्चुअली आप इसकी पीक्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर इनपुट ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट कितनी जो है ना वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितने वेलोसिटी है स्पेक्ट्रल और कितनी उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप याद रखें कि ये एक स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए ये वैल्यूज डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे ये देखिए ये सारे जैसे एक्सेलरेशन सारे का डिफरेंट है, तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यूज वो भी इसकी डिफरेंट होगी सेम ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट। सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स। हाउ इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, स्पेक्ट्रल वेलोसिटी एंड स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। तो ज्यादातर जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है ये डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक हो गया। All right, so how you can reinforce the understanding of response spectrum। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं
दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। ये एग्जांपल आपके पास, यही एग्जांपल फर्ज करें आप यहाँ ले जाएं, ये आपके पास लेट्स सपोज इनपुट ग्राउंड मोशन है। अब इसकी कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे स्केल नहीं गिवन था, जस्ट एक एग्जांपल थी, लेकिन यहाँ पे स्केल गिवन है। आपके पास अर्थ कोई ग्राउंड एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये अर्थ की ग्राउंड एक्सेलरेशन, ये इनपुट मोशन है। अब ये आपके पास इसकी पीक है कोई, ठीक है, यहाँ तक 0.4 g से कम है, और इस तरह से नेगेटिव वैल्यू भी उसकी पॉजिटिव है। तो ये आपके पास क्या है, ये टाइम हिस्ट्री है, ठीक है, ये टाइम हिस्ट्री है। तो उसकी बेस के ऊपर आपने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कहते हैं उसे, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रल लाइन ये वाली हो जाएगी, ठीक है, पहले लाइन सही लगी थी। तो ये आपके पास टाइम हिस्ट्री है, समझ लगी इस चीज़ की। अब आप क्या करते हैं, आप स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स ये इस तरह से, अब आप कुछ कंडीशन जो है वो डिफाइन करेंगे। आप कहते हैं कि उस स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आएंगी, जो जिस तरह से वो स्ट्रक्चर जब वाइब्रेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 0.5 सेकेंड, मतलब आधे सेकंड के अंदर एक वेव पूरा राउंड ट्रिप ले लेगी, ठीक है। तो आधा सेकंड उसकी उसका टाइम पीरियड है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी उसकी, एफ क्या होगा उसका। अच्छा, ये थोड़ा लिखने में इसमें थोड़ा सा ना मसला होता है, इसलिए कुछ अल्फाज टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। आप फ्रिक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करें, क्या आएगी फ्रिक्वेंसी इसकी, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2। तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 2, ठीक है, टाइम पीरियड इतना है। और डैम्पिंग, डैम्पिंग इज 2%। जो डैम्पिंग है, आपको पता है डैम्पिंग की वजह से ग्राउंड मोशन की एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो वो कह रहा है कि अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर डैम्पिंग 2% रखी है, और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 0.5 सेकेंड है, ठीक हो गया। तो अब उसका रिस्पॉन्स क्या, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ये जो रिस्पॉन्स है, ये मैंने पहले बताया कि ये आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आप डिज़ाइन सिमुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो उससे आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इस तरह से ये जो पैरामीटर एडवांस में आप एंटिसिपेट कर लेते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपने जब स्ट्रक्चर को रियली डिज़ाइन करना है तो ये आपके लिए एक एज अ गाइडलाइन अवेलेबल हो, ठीक है। तो जब आप इस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स लेते हैं तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो है 2.67, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ, 2.67, ठीक हो गया। सेम मोशन है। अब लेट्स सपोज कंडीशन चेंज कर दें, टाइम पीरियड 1 सेकंड कर दें, डैम्पिंग वही है, डैम्पिंग की वैल्यू जो है वो वही है तीनों केसेस में। डैम्पिंग की वैल्यू है 2%, टाइम पीरियड आप चेंज करें। अब इसका जब टाइम पीरियड 1 सेकंड करेंगे, 1 सेकंड का मतलब क्या है कि आप ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। जब ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपको पता है कि जब अर्थक्वेक की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन बढ़ती है तो डैमेज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक मोशन को ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा देर तक उसको वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं उसे, जो आप ड्रॉ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक स्पेक्ट्रा बना रहे हैं टाइम पीरियड की फॉर्म में, कि इस तरफ टाइम है, ये देखें ये टाइम पीरियड इस तरफ है, और उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट जितना आप मेजर कर रहे हैं इंचेस में। आप देखें, जैसे पहले आपने ये वाला मेजर किया, इसकी पीक आपने ये वाली ड्रॉ कर दी, फिर आपने ये मेजर किया तो इसकी फोर्थ करें, ये पीक नहीं है लेकिन इसकी आपके पास ये यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी एक स्पेक्ट्रा है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो आपने लिए। उसके बाद ये वाली पीक आ गई आपके पास, यहाँ पे 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ गया। तो वो आपने यहाँ पे लेट्स सपोज उस स्पेक्ट्रा के ऊपर आपके जैसे ट्रिपर टाइप प्लॉट होता है, इस तरह के स्पेक्ट्रास की ग्राफ अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर आपने अपने डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ ऑलरेडी इस तरह के बने हुए हैं, ये सारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी फाइंड करके ग्राफ इस तरह के डेवलप किए गए, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिक्रीज होता है, ये जैसे।
तो अब आपके पास क्या है कि अब आपने लेट्स सपोज आप 1.5 टाइम पीरियड के वाली वेव्स का डिस्प्लेसमेंट लेना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 3 का लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और 2.5 का लेना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू आ गई। अब इससे एक चीज़ क्या जो है वो जो है वो क्या कहते हैं उसकी क्लियर हुई कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। तो इस तरह से आपके रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं सेम अर्थ कोई ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अपने क्लियर कर लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। All right, so this is what we talked about कि स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स को हमने डिस्कस किया है उसका। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप इसको देख भी लें। तो आपके पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा में बी प्लॉटेड इंडिविजुअली टू अरिथमेटिक स्केल्स। कैसे आप प्लॉट कैसे करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो है ये वाले, इसकी प्लॉटिंग होती कैसे है, तो ये इसका थोड़ा सा लिखा हुआ है। और मे बी कंबाइंड बाय वर्च्यू ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द इक्वेशन 3.11 इक्वेशन। देखिए इन ट्रिपल टाइप प्लॉट्स, ठीक है, ये सेक्शन गिवन है, यहाँ से आप इसको देखें। तो ट्रिपल टाइट प्लॉट डिस्प्लेज स्पेक्ट्रल वेलोसिटी, ठीक हो गया, ऑन दी वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इस तरफ गिवन है, और टाइम पीरियड या उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स एक्सिस में। ये ट्रिपल टाइट प्लॉट आप देखिएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जहाँ पे हमने ग्राउंड वाइब्रेटरी मोशंस को डिस्कस किया था, वहाँ पे ट्रिपल टाइट प्लॉट भी है। ठीक है, जिसमें हमने वेलोसिटी गिवन थी, टाइम पीरियड गिवन था, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, उसके भी डिफरेंट स्केल्स थे डायगोनल। तो वो आप ज़रा उसको भी देखें और फिर इसको पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि आपके पास फिर उसके बाद ऑन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है वो है इंक्लाइंड एक्सिस। वो कुछ इस तरीके से, इंक्लाइंड एक्सिस आपके कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वो फिर आपने कोई स्पेक्ट्रा जो था वो कुछ इस तरीके का वहाँ पे डिटरमिन किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल पोर्शन होता है किसी भी स्पेक्ट्रा का वो वेलोसिटी कंट्रोल्ड होता है, और दरमियान वाला जो सॉरी वो एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड होता है, जो दरमियान वाला होता है वो वेलोसिटी कंट्रोल्ड होता है, और उसके बाद जो एंड वाला होता है वो डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल्ड होता है। तो ये चीज़ जो है ना वो वहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी उसका मकसद मतलब ये है जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। So you see that the shapes of typical response spectra indicate that peak spectral acceleration, velocity and displacement values are associated with different frequencies. This is actually the most important thing कि हम स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन या पैरामीटर्स क्यों डिस्कस करते हैं या फ्रीक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर्स क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको पीक मिलती है एक्सेलरेशन की, उसी उसी पीक के ऊपर आपको पीक वेलोसिटी नहीं मिलेगी, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको पीक डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने फिर क्या करना है कि ये जो रिस्पॉन्स फैक्टर जब ड्रॉ करते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर स्पेक्ट्रा आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपके ये टाइम पीरियड जहाँ पे कम है, ठीक है, तो जब टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, लेट्स सपोज ये वाला शुरू वाला जो ये वाला पोर्शन है ये है हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड पोर्शन है दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा का। एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड हाई फ्रीक्वेंसी, देन वेलोसिटी कंट्रोल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बाद में आपके पास दरमियाने लेवल की फ्रीक्वेंसी दरमियान में होती है, उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरफ जो है वो आपके पास आ जाता है लो फ्रीक्वेंसी लेकिन हाई टाइम पीरियड, तो वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लो फ्रीक्वेंसी पोर्शन, ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रिपल टाइप प्लॉट कैसे बनाते हैं। उसके बाद ये कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उस स्पेक्ट्रा के, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड है, कौन सा वेलोसिटी कंट्रोल्ड है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से
ये स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो है ना वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट जो पार्ट है लेक्चर का वो मैं अभी अपलोड करता हूँ, पहले आप इसको सुने, ठीक है। थैंक यू।